एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर था नोमैडिक एम्पायर, ये उसका सेकंड पार्ट है। सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मंगोल लोग जो थे वो जो लोग थे वो काफ़ी उनमें डाइवर्सिटी थी, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे। और जो भाषाएं थी वो भी अलग थी, लेकिन कुछ उसमें से सिमिलर थी, जैसे कि टाटारे, खिताने और मंचुन से, ये सब ईस्ट ईस्ट में थी। और वेस्ट में जो थी वो थी टर्क टर्की। कुछ मंगोल जो हैं वो चरवाहा थे। पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है चरवाहा। और कुछ मंगोल है जो हंटर गैदर, मतलब शिकार वगैरह करते थे। और कुछ चरवाहा जो हैं वो घोड़े पालते थे, शीप पालते थे। और कुछ जो हैं कैटल्स, गोट और कैमल्स पालते थे। नोमेडाइस्ट की जो शुरुआत है वो सेंट्रल एशिया से हुई थी, जिसे आज हम नॉर्मली मंगोलिया मंगोलिया देश के नाम से जानते हैं। और इसका जो नज़ारा है वो बहुत ही, मतलब देखने में वो जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है। झरने वगैरह हैं। स्नो अटलाई माउंटेन है जो कि वेस्ट में है। एरिड गोबी डेजर्ट जो कि साउथ में है। ओनोन और सेलंग रिवर है जो कि वेस्ट साइड में। मतलब इसका जो नज़ारा है घूमने के पर्पज़ से, नज़ारा ये बहुत ही अच्छा है। पहले भी ऐसा था और आज भी वैसे ही है। जानवरों के लिए वहाँ पर हरियाली अच्छी खासी है, मतलब उनको सीज़न टू सीज़न, मतलब अपने हिसाब के खाने पीने का सामान मिल जाता है जानवरों को। जो घास फूस है उन्हें मतलब अच्छी खासी मिल जाती हैं। और जो चरवाहा और जो मतलब शिकारी लोग हैं उनको भी शिकार, छोटे मोटे शिकार वक्त वक्त पे मिलते रहते हैं। मतलब जो भी हिंसक एनिमल, स्मॉल स्मॉल गेम्स का मतलब होता है छोटे छोटे शिकार। और जो हंटर गैदर, मतलब जो शिकारी लोग हैं वो बेसिकली नॉर्थ का जो हिस्सा है वो जैसे साइबेरियन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, वो लोग वहाँ रहते थे। और उनकी रोज़ी रोटी किससे चलती थी? जो जानवर को मारकर जानवर को मारकर उसमें उसकी खाल वगैरह निकाल कर उसमें भूसा वूसा भरकर जैसे ज़िंदा रखते थे। मतलब उसकी खाल को बेच दिया या कुछ भी कर लिया। ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो इस तरीके से वो लोग ज़िंदा रहते थे समर के मौसम में, गर्मियों के सीज़न में। वहाँ का वेदर ऐसा था कि वहाँ पर हमेशा खेती नहीं कर सकते थे। बट साल के कुछ ही महीने ऐसे ऐसे थे जहाँ पे स्विचेबल था कि हाँ ठीक है, ठीक है, हो सकती है। बट उन्होंने उसको भी नहीं अपनाया खेती को। ना ही उन्होंने प्रॉपर तरीके से चरवाहा बने, ना ही वो प्रॉपर तरीके से शिकारी बने। मंगोल जो हैं वो टेंट में रहा करते थे। और समर और गर्मी, मतलब सर्दी में और गर्मी में समय समय पर अपनी जगह वो लोग बदलते रहते थे। मंगोल पीपल हैं जो, वो बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं, मतलब कई तरीके के लोग हैं। बट उनको जो जोड़ के रखी थी उनके ग्रुप को, वो था एथिक्स और उनकी भाषा। इन दोनों ने उनको आपस में जोड़ के रखा था। और वहाँ पर जो रिच फैमिली हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एनिमल होते थे। जो मंगोल फैमिली से बिलोंग करते थे उनके पास, जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एनिमल होते थे और ज़मीन बहुत ज़्यादा होती थी। उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होते थे। और पॉलिटिक्स की बात करें तो उनका पॉलिटिक्स में भी काफ़ी दबदबा होता था। और बाकी के जो लोग हैं वो, जब मौसम वगैरह ख़राब हो जाता था, मतलब बारिश की प्रॉब्लम है, सर्दी की, बरसात की या सूखा की, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समय समय आने पर भटकते रहते थे अपनी फैमिली को लेकर, मतलब यहाँ से वहाँ। और कई ऐसे भी लोग हैं जो, मतलब अमीर फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं उनसे दोस्ती कर लिया करते थे। ALLY मतलब होता है फ्रेंडशिप, मतलब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कि भैया अमीर आदमी का हमसे दोस्ती रहेगी तो एक प्रकार से सपोर्ट बना रहेगा। तो इसलिए वो लोग अमीरों से भी दोस्ती किया करते थे। बट ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी सी कम थी। बात की जाए चंगेज़ खां की, चंगेज़ खान ने जो मंगोल और टर्की ट्राइब मिलाकर जो अपनी सेना तैयार की थी वो उसके बराबर थी जो फिफ्थ सेंचुरी में अटिल्ला की सेना थी। मतलब इतनी बड़ी सेना थी उसकी। चंगेज़ खां का कंपैरिजन अगर अटेला से किया जाए तो चंगेज़ खां का पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी ड्यूरेबल था और सर्वाइव था। मतलब लंबे समय तक वो सर्वाइव करता रहा और लंबे समय तक स्टेबल बना रहा। चंगेज़ खां की आर्मी इतनी बड़ी थी और इतनी सुपीरियर थी कि वो चाइना, ईरान और ईस्टर्न यूरोपियन, मतलब जो यूरोपियन कंट्री ईस्टर्न में, उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार थी। और चंगेज़ खान ने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो
एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक था, और उसने सेंडेटरी सोसाइटी की भी स्थापना की थी। और अ, मंगोलों का जो रहने का तरीका है और उनका सोशल एक्सपीरियंस है, मतलब उनकी हैबिट हैं, तौर तरीके हैं, वो काफ़ी अलग थे। मंगोलों की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ अलग थी एग्री एग्रीकल्चर लाइफ से। मंगोल जो कि स्टेप लैंड, मतलब जो घास के मैदान है, वहाँ रहा करते थे, और इनका जो बिज़नेस है, मतलब लेन देन का जो सामान है, वो इनकी पड़ोसी देश चाइना से होता था। दोनों, मतलब ये जो बिज़नेस है, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता था। मंगोल लोग चाइना से क्या खरीदते थे? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जो जो भी खेती बाड़ी से रिलेटेड है, लोहे से बने हुए कुछ इक्विपमेंट्स वो खरीदते थे, और बदले में मंगोल अपने यहाँ से क्या ले जाते थे? घोड़े ले जाते थे, फर ले जाते थे, और बाकी का सामान यहाँ से ले जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था इनके बिजनेस में, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में दोनों आपस में कभी कभी लड़ भी पड़ते थे। मंगोल कभी कभी चाइनीज़ को, मतलब जब मंगोल एक साथ बिजनेस किया करते थे, तो कभी कभी वो चाइनीज़ लोगों को ज़्यादा बेटर ऑप्शन दे दिया करते थे। मंगोल का जीवन है जो थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, वो मतलब उनका नोमेडिक टाइप के है, मतलब आते जाते रहते हैं। इससे उनके जीवन पर, इससे उनके रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट पड़ता था। और चाइनीज़ जो लोग हैं, वो जो स्टेपी, जो घास के मैदान है, स्टेप मतलब होता है घास के मैदान, स्टेप को काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी सही सही तरीके से यूज़ किया करते थे उन एरियो को। इससे क्या हुआ, सोसाइटी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये जो लड़ाई झगड़े होते थे आपस में, काफ़ी इससे सोसाइटी में को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और बात की जाए नोमैडिक, जो मंगोल लोग हैं, जहाँ पे भी उन्हें अनकंफर्टेबल लगता था बिजनेस, मतलब कुछ लॉसेस होते थे, तो वो क्या करते थे कि वो वहाँ से लूट पाट करके फिर वहाँ से भाग जाते थे। मतलब किसी प्रकार का कोई बिज़नेस कर रहे हैं, चाइना से कोई एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ से वो लूट कर वो लोग चले जाते थे। और जब तक ये मंगोल रहे, तो चाइना ने काफ़ी लॉसेस को सफ़र करा है। मतलब चाइना ने काफ़ी लॉस फेस करा है मंगोलों के चक्कर में। और और इससे बचने के लिए 8th सेंचुरी में चाइना ने क्या करा, फोर्टिफिकेशन की शुरुआत की थी। और इसकी जो स्टार्टिंग वो थर्ड सेंचुरी में हुई थी। इन्होंने पूरा कॉमन डिफेंसिव मतलब अपनाया था, मतलब पूरा तरीके से, मतलब एक प्रोटेक्शन के रूप में करा था। मतलब एक दीवार बनाने की मतलब दीवार बनाने का स्टार्ट किया था, जिसे आज अपन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। मतलब एक कॉमन डिफेंस लिया था, मतलब एक ही तरीके से उनको डिफेंस किया जाए, मतलब कोई एक चीज़ बना लो, फ्री हो जाओ। द करियर ऑफ चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का जन्म 1162, मतलब 1162 के टाइम पे हुआ था, मंगोलिया में, ओनन नदी के किनारे। उसका जो नाम था चंगेज़ खान का, वो तेमुजिन था। जो कि मतलब उसके पूरे, उसके पिता का नाम था येसुगई, मतलब वो येसु, उसके पापा का नाम येसुगई था। और उसके पापा चंगेज़ खां के, वो अपनी ग्रुप के, मतलब उनका जो ग्रुप था, अपने ग्रुप के हेड थे। और वो लोग बोर्जी जेट क्लान से संबंधित थे, मतलब इनका समुदाय था, जो मतलब किस समाज से बिलोंग करते थे, ये थे बोर्जी गेट। काफ़ी यंग एज में, मतलब इसके फादर का, चंगेज़ खां के फादर का मर्डर कर दिया गया था। और इसकी माँ, चंगेज़ खां की माँ का नाम था ओयलन एका, मतलब ऐसे ही कुछ नाम है। मतलब बाकी इसकी माँ ने इसको पूरा, माँ ने ही, चंगेज़ खां की मम्मी ने इसको पूरा पाल पोस कर बड़ा किया था। कुछ समय बाद चंगेज़ खां को कैप्चर कर लिया गया, मतलब किडनैप कर लिया गया, उसको दास दास बना लिया गया। उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया। बाद में उस अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए इसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और इस जर्नी में उसके कई सारे दोस्त भी बने। एक व्यक्ति था, बोगुरचू, जो कि उसका दोस्त बना। और इसका भाई था जम्मू का, वो भी इसका दोस्त बना। और समय के साथ इसने जो पुराने जो फैमिली रिलेशंस थे, उसके जो चाचा वगैरह, बड़े बड़े बाबा जो भी हैं, उनसे इसने मतलब रिश्ता वापस से जोड़ लिया। जो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनको ख़त्म कर दिया। उन 1180 और 1190 की बात है। तेमुजिन का जो दोस्त है, वो ओंग खान है। तेमुजिन मतलब चंगेज़ खां की बात हो रही है अभी। तेमुजिन मतलब उसका चंगेज़ खां का ही नाम था।
चंगेज़ खां का दोस्त एक था जमुका। जमुका बाद में दुश्मन बन गया था और इसको हराने के लिए तेमुजिन ने ओंग खान का ही सहारा लिया था। बाद में उसको हराने के बाद जब उसने जमुका को हरा दिया था, इसके बाद वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था। अब वो क्या क्या अब उसने क्या करा, बाकी की ट्राइब्स पर भी अटैक कर दिया था। अब वो बाकी के जो राजा हैं, ये सब लोग इन पर अटैक करा 1203 में, और 1206 तक उसने कई लोगों को हरा दिया था। बाद में क्या हुआ कि इसको मतलब आपस में मतलब अपने जो समाज में इनका जो ग्रुप है, इसका काफ़ी नाम उभर कर आया। बाद में जो मंगोल के चीफ लोग हैं, मंगोल के जो हेड लोग हैं, उन्होंने क्या करा, तेमुजिन को तेमुजिन को मतलब उनको उपाधि दी ग्रेट खान ऑफ मंगोल। मतलब फिर उसको चंगेज़ खां के नाम से, ओशन खान और यूनिवर्सल रूरल के नाम से बाद में उसको पहचाना जाने लगा था। मतलब ये चंगेज़ खां उसको उपाधि मिली थी तेमुजिन को। 1206 तक चंगेज़ खान ने अपनी मंगोलों को इकट्ठा करा और अपनी एक मिलिट्री बनाई थी। इतनी टफ मिलिट्री, मतलब इतनी शानदार मिलिट्री थी कि ऑलमोस्ट उसका फ्यूचर में जीतना मतलब मुमकिन था। मतलब ये फिक्स था कि वो फ्यूचर में जीते गई। पहला उसका टारगेट चाइना था, जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइड था। पहले लोग थे साइशिया लोग, जो कि तिब्बत में रहते थे। दूसरे थे जर्चियन के लोग, और तीसरे थे संग डायनेस्टी के लोग। सबसे पहले 1209 में चंगेज़ खान ने सीआई डायनेस्टी को अम, अपने कंट्रोल में कर लिया, और 1213 तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन चुका था, और 1215 तक पेकिंग सेक्ट पेकिंग सेक्ट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, तो उसको भी लूट लिया था। मतलब ऑलमोस्ट जो है चाइना पूरा चंगेज़ खान के कंट्रोल में आ गया था। इसीलिए उसने क्या करा, बाद में 1216 तक जो भी साम्राज्य है वहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट, मतलब जो उसके नीचे थे, चाइना से चंगेज़ खान के जो अंडर में थे, उनको सौंप कर वो अपनी 1216 में मातृभूमि में वापस लौट आया। 1218 में कारा खिता की मृत्यु होगी। मतलब जो कि नॉर्थ वेस्ट में था, और जहाँ जो कंट्रोल करता था तियान शाह माउंटेन तक का एरिया। मंगोल ने और मंगोल का जो साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ तक था, वो दराया, अमरू दराया, ट्रैक्सोमनिया और ख्वाराज़म, मतलब यहाँ यहाँ तक मंगोल का शासन फैला हुआ था। सुल्तान मोहम्मद जो ख्वारज है, उसकी दुश्मनी चंगेज़ खां से तब हुई जब उसने चंगेज़ खां के एक इनवॉय जो डिप्लोमेट है, चंगेज़ खान ने अपना डिप्लोमेट भेजा होगा, या फिर मतलब वो राजदूत भेजा होगा, तो उसने उसको मरवा दिया था। तब इसकी ज़्यादा मतलब दुश्मनी बन गई। 1219 1221 तक क्या क्या करा, ओटर ओटर शहर, बुखरार और ये सब शहरों ने चंगेज़ खां के सामने सरेंडर कर दी, मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। जो जो इनके खिलाफ जाता था उसको तो पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते। और निशापुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर मंगोल के एक प्रिंस को मार दिया गया था। तो चंगेज़ खान ने ये आदेश दिया कि टाउन की ऐसी ऐसी हालत कर दो कि उस पर साइड कुड बी प्लग्ड अपॉन, मतलब पूरा प्लेन कर दो, ऐसा कर दो कि अपन उस पर अब खेती करेंगे, मतलब अब उस पर हल चलाने के योग्य कर दो। और चंगेज़ खान ने वहाँ के मतलब ऐसी कंडीशन ले आया था, वहाँ के कुत्तों को और बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा था उसने। मंगोल फोर्स सुल्तान मोहम्मद के साथ साथ अजरबैजान तक आ गए, और वहाँ उन्होंने रशिया की आर्मी को डिफीट करके कैप्सिकन सी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और दूसरी ओर टीम थी, मतलब सुल्तान के सन की जलालुद्दीन की, वो उनके साथ अफ़गानिस्तान और सिंध तक आ गए थे। सिंधु नदी के किनारे चंगेज़ खान ने वापस होने का सोचा, मतलब वहाँ की गर्मी की वजह से, लेकिन इसको मतलब गलत संकेत मानते हुए उसने अपना माइंड, मतलब जो उसके थॉट हैं, उसने अपना विचार बदल लिया था एट लास्ट में। चंगेज़ खान की मृत्यु 1227 में हो गई थी, और उसने अपना सारा जीवन, मतलब जीवन का ज़्यादातर टाइम मिलिट्री, मतलब युद्ध युद्ध वगैरह में अपना स्पेंड किया था।
उसकी जो मिलिट्री थी बहुत ही शानदार थी, मतलब वो मतलब उसका सिस्टम था। और जो जो भी जंग उसने जीती थी, जो भी युद्ध उसने जीते थे, उसका मोस्ट कंट्रीब्यूशन उसका था कि उसकी स्ट्रेटजी, वो इसकी स्ट्रेटजी बहुत शानदार थी। उसके साथ साथ मंगोलों को स्पीड प्रदान करने के लिए जो हॉर्स राइडिंग है वो भी उनकी आर्मी की सबसे बड़ी पावर थी। और उनके पास एक और एबिलिटी थी कि वो घुड़सवारी के साथ साथ मतलब तीरंदाजी भी कर लेते थे, मतलब चलते चलते घोड़े में वो अपनी तीरंदाजी भी कर लेते थे। ये स्किल उन्हें कैसे डेवलप हुई थी? शिकार शिकार करते टाइम जो स्टेपी एरिया है, जो घास के मैदान है, वहाँ पर अगर इनके सिपाही रहते थे, वो वहाँ रहते रहते इन्हें मौसम की भी काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई थी। जिस समय के साथ अगर उन्हें कुछ खतरा होता था तो वहाँ से चले जाते थे। और वो जो युद्ध है, जब वो लड़ने जाते थे तो वो बिल्कुल भरी सर्दी में जाते थे। और जो नदी होती, जब नदी जम जाती है तो उस जमी हुई नदी को एज अ रास्ते की तरह यूज़ करते थे। मतलब अपने दुश्मन की सेना मतलब अपने दुश्मन के राज पर अगर अटैक करना तो वो भरी सर्दी का इस्तेमाल करते थे। और भरी सर्दी में जब नदियाँ जम जाती हैं तो उस नदियों को उन रास्तों की तरह यूज़ करते थे। नॉर्मेंड लोग, मतलब जो नॉर्मेंड लोग हैं, वो बेसिकली फोर्टिफाइड पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन चंगेज़ खान को इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी जल्दी समझ में आ गई थी। और साथ ही चंगेज़ खान के इंजीनियर ने लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स बनाए थे, जिसके परिणाम बहुत ज़्यादा खतरनाक हुए थे आने वाले टाइम में। द मंगोल आफ्टर चंगेज़ खान। चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद हम इनको दो फेस में बांट सकते हैं। मतलब चंगेज़ खान की जब डेथ हो गई थी तो मंगोल की जो टीम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। पहली पहली तो थी जो रशिया का स्टेपी एरिया, जो घास के मैदान है, बगलियार, कीव, कीव मतलब यूक्रेन की कैपिटल कीव, और पोलैंड और हंगारी। और सेकंड फेस में, और सेकंड पार्ट में जो था वो था चाइना, इराक, ईरान और सीरिया। मंगोल मिलिट्री 1203 के बाद उसको हराना, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा, मतलब बहुत कम हारे। मंगोल जो मिलिट्री है, मंगोल सेना 1203 के बाद बहुत कम हारी। लेकिन 1260 के बाद इसको कंट्रोल करना वेस्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना है, और वेस्टर्न यूरोप और इजिप्ट का जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट अभी भी मंगोल के हाथ में ही था। लेकिन हंगारी से पीछे हटना, वापस आना और इजिप्ट की फोर्स से हार जाना, ये एक साइन था कि भैया न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, एक नया साम्राज्य वापस स्थापित होने वाला है। इसके दो पॉइंट थे। पहला तो ये था आ, कि भैया अब अगला राजा कौन बनेगा, मतलब आपसी जो मतलब घर के अंदर ही जो पॉलिटिक्स चल रही थी उससे डील करना था। और दूसरी ये समस्या थी कि अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, यूरोप को कंट्रोल करने से ज़्यादा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था घर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहना। और सेकंड पॉइंट ये है कि तोलू, जो कि चंगेज़ खां का वंशज था, उसने जोंकी और ओगेडो को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। 1250 के राज अभिषेक के बाद उसने अपनी सेना को ईरान भेजा। लेकिन 1260 में उसका जो इंटरेस्ट है, मतलब चाइना चाइना पर उसका इंटरेस्ट चाइना की तरफ बढ़ने लगा था। इसके साथ क्या हुआ, उसने अपनी सेना चाइना ले जाता था, और उसका जो कंट्रोल हिस्सा जो मंगोल के हाथ में था, इजिप्ट का, कुछ सेना उसने वहाँ भेज दी। लेकिन समस्या ये, इजिप्ट की मिलिट्री थोड़ी ज़्यादा पावरफुल थी, तो इजिप्ट मिलिट्री जीत गई थी मंगोलों से। अ, चंगेज़ खां के जो वंशज थे उसका चाइना के प्रति इंटरेस्ट और इजिप्ट की हार से क्या हुआ कि वेस्टर्न एक्सपेंशन थोड़ा सा स्लो हो गया था। साथ ही साथ रशिया से जब युद्ध हुआ था तो बाद में क्या हुआ कि इनका ध्यान यूरोप की तरफ, मतलब जो यूरोप का इन्हें हिस्सा कंट्रोल कंट्रोल करके रखा था, उसकी तरफ से पूरा ध्यान ही हट चुका था इनका, मंगोलों का। मंगोल का जो वेस्ट में एक्सपांशन है वो ऑलमोस्ट रुक गया था। फिर उसके बाद उन्होंने चाइना में मंगोलों को यूनिट करा, मतलब सबको एक करा था।
ये जो मूवमेंट था ये मतलब ग्रेट सक्सेशन का था, सब जीत गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके बीच में आपस में मतलब फैमिली मतभेद, मतलब आपसी पारिवारिक मतभेद साथ ही चल रहे थे। नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि मंगोलों ने मतलब ग्रेट सक्सेशन बहुत बड़ी सफलता तो हासिल कर रही थी एक टाइम पर, लेकिन उनके साथ जो सबसे बड़ी विरोधाभास बात यही थी कि वो यही पॉइंट निकल कर आया था कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, यही सबसे ज़्यादा उनका मतलब मुश्किल का पॉइंट था।